Hello all, this is the fifth lecture for 12th standard students on the reproduction in flowering plants. आज का बीट है डबल फर्टिलाइजेशन। हम सबको पता है कि पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा पे आते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे ये होता है ओवरी उस प्लांट का। तो पोलन ग्रेन यहां पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं। ये पोलन ग्रेन का सपोज एक्साइन है और इसके अंदर इंटाइन नाम का कवरिंग होता है। हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के वक्त पढ़ा था कि एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनता है, जो काफी रफ रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, जिसे कोई एसिड, अल्कली या टेम्परेचर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये इंटाइन है जो सेलुलोस्पेक्टिन से बनता है, डेलिकेट होता है। एक्साइन में पोर्स ओपनिंग होते हैं, जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, उन्हें जर्म पोर्स कहते हैं। नाउ ये स्टाइल है, यहां पे ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो मानो सपोज ये न्यूसेलस नाम का स्ट्रक्चर है। सपोज दिस इज द न्यूसेलस। देन न्यूसेलस के बाहर यहां पे इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। ये दो इंटीग्यूमेंट्स निकाल रहा हूं मैं, ये इंटीग्यूमेंट्स है। इसके अंदर ये जो न्यूसेलस होता है, इसमें एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें इस चलाजा की तरफ, इसे चलाजा कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं। चलाजा की तरफ एंटीपोडल सेल होते हैं, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे एग एपैरेटस होता है। एग एपैरेटस में भी 3 सेल है। साइड वाले दोनों को सिनर्जिड कहा जाता है और बीच वाले को एग सेल कहा जाता है। तो ये जो एग सेल है, इस एग सेल को फीमेल गैमेट कहते हैं और पोलन ग्रेन में मेल गैमेट बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये समझने के लिए पहले मैं पोलन जर्मिनेशन पे बात करूंगा। तो यहां पे अगर सही टाइप के पोलन ग्रेन आते हैं, जिन्हें कंपैटिबल पोलन ग्रेन भी कहा जाता है, तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन यहां पे आने के बाद वो पोलन ग्रेन या फिर उन पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में कुछ केमिकल इंटरैक्शन होते हैं, उसे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन भी कहा जाता है। और अगर ये सही टाइप का पोलन ग्रेन रहा तो स्टिग्मा अलो इट टू जर्मिनेट। तो जर्मिनेशन के दौरान कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करके ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन किसी एक जर्म पोर से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब। पोलन ग्रेन का ट्यूब है, इसलिए इसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। अब हमने इसके पहले के लेक्चर के बहुत सारे रेफरेंसेस इस बिट में आने वाले, इसलिए जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप पहले वो लेक्चर एक बार ध्यान से देख लो। इससे पहले जो 4 लेक्चर हुए हैं, तो हमने इससे पहले देखा था कि 60% प्लांट में, 60% प्लांट्स मध्ये पोलन ग्रेन जो आहे तो 2 सेल स्टेज मध्ये पॉलिनेट होऊन जातो। 2 सेल कौन से होते हैं? उसमें एक बड़ा सेल होता है जिसका ये न्यूक्लियस है, जिसे कहते हैं जनरेटिव वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और उसके अंदर एक छोटा सेल होता है। देखो ये पूरा का पूरा जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा जो सेल है, ये छोटा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस रहा, इसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। और बड़ा जो सेल है, ये सिर्फ न्यूक्लियस है, कंफ्यूज मत होना कि मैंने बड़ा सेल कह के ऐसा छोटा क्यों निकाला। ये पूरी जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल है और उस वेजिटेटिव सेल के अंदर ये जनरेटिव सेल है। और वेजिटेटिव सेल का ये सिर्फ न्यूक्लियस दिखा रहा हो, इट इज नॉट अ सेल। तो यहां पे ये जो जनरेटिव सेल है, 60% प्लांट में पॉलिनेशन जो है, वो पॉलिनेशन, ये 2 सेल फॉर्म होने के बाद पॉलिनेशन हो जाता है और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद जनरेटिव सेल डिवाइड होके माइटोसिस से डिवाइड होता है। और माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद यहां पे 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाता है। ये मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है। तो अभी इस वक्त पोलन ट्यूब में 3 सेल से या फिर 3 सेल से बनाइए, ये दोनों और ये तीसरा। नाउ और जो बाकी बचे हुए प्लांट है, उनमें जनरेटिव सेल पॉलिनेशन से पहले ही डिवाइड होता है। तो उन सब टाइप वैसे प्लांट्स में पॉलिनेशन जो है वो 3 सेल के स्टेज पे होता है। कौन से 3 सेल? ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट। 60% प्लांट में पॉलिनेशन जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल यानी 2 सेल स्टेज पे। उसके बाद पॉलिनेशन के बाद जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब बनेगा और पोलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल से ये 2 मेल गैमेट बने हैं। बाकी बचे हुए प्लांट, मतलब 60% के बाद जो बचे हुए प्लांट है,
उनमें ये स्टेज पहले ही हो जाता है, यानी पॉलिनेशन के पहले ही होता है, तो वो जनरेटिव सेल जो है वो एंथर पर ही डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट में, तो इसलिए पॉलिनेशन के वक्त ही वहां पे 3 सेल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे ग्रो करेगा, ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हो गई। अब इस पोलन ट्यूब को जाना कहां पे है? तो पोलन ट्यूब को जाना है यहां तक, मतलब यहां उसे मेल गैमेट रिलीज करवाने, किसके पास? इस क्या फीमेल गैमेट के पास, यहां पे इस फीमेल गैमेट के पास उसे मेल गैमेट को रिलीज करवाना है, ताकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना ले। पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। मोस्ट कॉमनली ये जो पोलन ट्यूब है ये नीचे आके यहां से अंदर की तरफ आएगा, यहां से अंदर की तरफ आएगा। ये जो एंट्री है पोलन ट्यूब की, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइली इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। पोरो क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइली एक छोटा सा पोर है, एक छोटा सा छेद है। पोर म्हणजे छेद। द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ दिस ओव्यूल इज कॉल्ड एज, और थ्रू द माइक्रोपाइली इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। सबसे मोस्ट कॉमनली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से या माइक्रोपाइली से एंटर करता है, क्योंकि सारी सी बात है कि ओपन है जगह वहां पे। दूसरा सिनर्जिड्स भी वहीं पे। अब सिनर्जिड का और पोलन ट्यूब का क्या लेना देना है? तो सिनर्जिड अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब। जो फिलीफॉर्म एपैरेटस फॉर्म होते हैं, अभी जिसपे बात होने वाली है होगी आज की लेक्चर में, वो फिलीफॉर्म एपैरेटस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ना ऐसा नहीं है कि पोलन ट्यूब सिर्फ माइक्रोपाइली से अंदर आएगी, दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पोलन ट्यूब चलाजा से भी एंटर कर सकता है। अगर पोलन ट्यूब चलाजा से एंटर कर गया तो उसे कहा जाता है चलाजोगैमी। और अगर पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से एंटर कर गया, किसी इंटीग्यूमेंट से अगर पोलन ट्यूब एंटर कर गया, इंटीग्यूमेंट से, तो उसे कहा जाता है मेजोगैमी। द एक्ट और द प्रोसेस इन विच पोलन ट्यूब इज कैरिंग द मेल गैमेट। जिस प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन की जिस एक्ट में पोलन ट्यूब, कोई एक ट्यूब मेल गैमेट कैरी करता है, उसे साइफोनोगैमी कहा जाता है। साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी इज द एक्ट और द प्रोसेस इन विच अ ट्यूब, साइफोन इस वर्ड का मतलब होता है ट्यूब। तो यहां पे एक कोई ट्यूब मेल गैमेट को कैरी कर रहा है, इसलिए इसे साइफोनोगैमी कहा जाता है। एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ठीक से समझ लेना है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस को कवर करने वाले इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे इंटीग्यूमेंट है, इसके अंदर कौन होगा? एम्ब्रियो सैक होगा। इस तरफ कौन से सेल है? एंटीपोडल। बीच में पोलर न्यूक्लिया, इधर सिनर्जिड, एक सेल सिनर्जिड, एक सेल सिनर्जिड। पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, बाहर का एक्साइन, अंदर का इंटाइन। इंटाइन जो है वो नीचे की तरफ पोलन ट्यूब के फॉर्म में ग्रो कर रहा है। इसके अंदर का जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना लेता है। धीरे धीरे पोलन ट्यूब नीचे आता है, नीचे आके माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब को अंदर आना है। तो इस प्रोसेस को पोरोगैमी कहा जाता है। अगर इंटीग्यूमेंट से आता है तो मेजोगैमी कहा जाता है, चलाजा से आता है तो चलाजोगैमी कहा जाता है। और इसमें सबसे कॉमन है पोरोगैमी। पोलन ट्यूब मेल गैमेट कैरी कर रहा है, इसलिए इसे साइफोनोगैमी कहा जाता है। अब मैं इस फीमेल गैमेटोफाइट को बाहर ड्रॉ करता हूं, सेपरेट ड्रॉ करता हूं। फीमेल गैमेटोफाइट हम इधर ड्रॉ कर लेंगे। ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक है। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। इसमें एक ही मेगास्पोर से ये पूरा डेवलप हुआ है। इसमें 7 सेल है, 3 और 3 6 और ये मिडल वन, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल के साथ यहाँ पे 2 न्यूक्लिया है ना बीच वाले सेल में, तो इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो सबसे कॉमन है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम टाइप। और कितने मेगास्पोर से बना है? याद है
इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल जो होता है एक न्यूसेलस में, वो मियोसिस से डिवाइड होके 4 मेगास्पोर बनाता है। 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट होके एक ही मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट होता है, और उस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव डिवीजन होके ये एम्ब्रियो सैक बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है ये एक ही मेगास्पोर से बना है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। मोनोस्पोरिक, सो इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब पोलन जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से नीचे की तरफ आया है। किसी मतलब ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इनकी लोअर साइड से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिलीफॉर्म एपैरेटस कहा जाता है। फिलीफॉर्म एपैरेटस जो कि रिस्पॉन्सिबल है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा प्रूवन है कि कुछ सिनर्जिड कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो एग की तरफ या इस एग एपैरेटस की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, कहीं से भी आए, पोरोगैमी हो, चलाजोगैमी हो या मेसोगैमी हो, अल्टीमेटली आना उसे यही पे है। पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पे ग्रो करते हुए फिलीफॉर्म एपैरेटस से किसी एक सिनर्जिड में आता है। सिनर्जिड से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्सॉर्ब करके बर्स्ट हो जाता है, यहीं पे सिनर्जिड भी डिजनरेट हो गया। और इसके साथ ही इस पोलन ट्यूब में जो दो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट अब अंदर आ गए। जो 2 मेल गैमेट है जो कि नॉन मोटाइल थे उनको पोलन ट्यूब ने यहाँ पे डिलीवर कर दिया। पोलन ट्यूब डिलीवर कर रहा है इसलिए इसे साइफोनोगैमी कहते हैं। तो अब ये मेल हैप्लॉइड मेल गैमेट आ गए अंदर। ये जो हैप्लॉइड मेल गैमेट है इसमें से एक मेल गैमेट इस एग यानी ओहम के साथ यानी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है। हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज होने पे हैप्लॉइड फ्यूज होने पे यहां पे बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज होके ये बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड एज, ये तो जाइगोट बन गया, इट इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी, जिसमें 2 गैमेट्स फ्यूज हो रहे, एक मेल और एक फीमेल। ये बचा हुआ दूसरा गैमेट क्या करता है, तो यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लिया है। इन पोलर न्यूक्लिया और इस गैमेट के फ्यूजन से अब ये जो दूसरा गैमेट है ये इनके साथ फ्यूज होगा। कितने सेल्स फ्यूज हो रहे, 1 2 3, तीनों भी हैप्लॉइड है, इसलिए हैप्लॉइड तीनों का मिलके बनेगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ट्रिप्लॉइड है इसलिए ट्रिप्लॉइड, न्यूक्लियस है इसलिए न्यूक्लियस। 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे इसलिए ट्रिप्लॉइड। एक सेट रहा तो हैप्लॉइड, क्रोमोसोम का एक सेट होता है तो हैप्लॉइड, 2 रहे तो डिप्लॉइड, 3 रहे तो ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे गैमेट जो है वो हैप्लॉइड थे, मेल भी और फीमेल भी, जाइगोट डिप्लॉइड है और एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड है। मतलब 3 गैमेट की फ्यूजन या 3 सेल के फ्यूजन से, 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है ट्रिप्लॉइड। ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। मतलब ये जो सेल है वो एंडोस्पर्म का सेल है और ये जो न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, वो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ऊपर की तरफ शूट, नीचे की तरफ रूट डेवलप होंगे। शूट डेवलप होने के बाद शूट के ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, लेकिन तब तक क्या, तो तब तक उस सीड को, उस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए वहां पे जो न्यूट्रिटिव या नरिशमेंट देने के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए एंडोस्पर्म होता है। और इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइडी है, इसलिए इसे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। सिनगैमी से बनता है जाइगोट। सिनगैमी को फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। इसे सेकंड फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। अभी मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 गैमेट, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन आप आर्ग्यू कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे तो एक ही गैमेट था मेल गैमेट, बाकी दोनों तो पोलर न्यूक्लिया थे, तो फिर हम इसे फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पोलर न्यूक्लिया है, ये पोलर न्यूक्लिया और एग सेल दोनों, या फिर पोलर न्यूक्लिया जिस सेल का है, ये जो सेंट्रल लार्जर सेल है, बिगर सेल है,
इस सेंट्रल सेल के ये न्यूक्लियाई है और ये सारे के सारे सेल, ये सेंट्रल लार्जर सेल, ये बीच वाला एक सेल, सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल, इन सारे सेल को बनाने वाला एक ही मदर सेल है। सो ऑल दीज सेल्स आर सिस्टर सेल्स। तो भले ही ये दोनों गैमेट ना कंसीडर हो, लेकिन दे आर इक्विवेलेंट टू गैमेट, क्योंकि वो गैमेट यानी फीमेल गैमेट के ही वो सिस्टर न्यूक्लिया और सिस्टर सेल है। जो न्यूक्लिया है वो फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस का सिस्टर न्यूक्लिया है, और जो सेल है वो सिस्टर सेल है, क्योंकि उनका एक ही मदर सेल के वो डेरिवेटिव्स है, एक ही मदर सेल से वो बने हैं, इसीलिए इसे सेकंड फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। भले ही वो दो न्यूक्लिया गैमेट ना हो, लेकिन दे आर द सिस्टर सेल्स और दिस सिस्टर न्यूक्लिया ऑफ द एक सेल। नाउ यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन, पहला दो गैमेट के बीच में, दूसरा गैमेट और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लिया के बीच में, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या उसके बाद क्या होता है, वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो, ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट, इस एक सेल के डिवीजन से बहुत सारे सेल बनेंगे जो एम्ब्रियो कहलाते हैं, और एम्ब्रियो जो है वो मतलब आगे जाके, मतलब उस एम्ब्रियो से ऊपर की तरफ शूट और नीचे की तरफ रूट डेवलप होंगे। तो जाइगोट डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या इवेंट्स होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। दूसरा, ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये जो उसका सेल है वो बनाएगा, देखो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। देन इस प्रोसेस को जहां पे एक जो गैमेट है, एक गैमेट बाकी दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है, इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन सेल फ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या सेल जो है, ये पूरा जो सेल है जिसका वो न्यूक्लियस है, वो एंडोस्पर्म बनाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, ओव्यूल जो है, जो पूरा का पूरा ओव्यूल है जिसका ये न्यूक्लियस है और जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। ओव्यूल विल फॉर्म सीड, और ओवरी जो होगा वो बना लेगा फ्रूट को। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे ही कई सारे क्वेश्चन है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म या फिर ट्रिपल फ्यूजन से ये जो सेल बना है ट्रिपलेट सेल, इससे बनता है एंडोस्पर्म, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, ओविल से बनेगा सीड, ओवरी से बनेगा फ्रूट। तो अब मैंने कहा था मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा इससे पहले के लेक्चर में, कुछ एमसीक्यू होते हैं। तो एमसीक्यू कुछ इस तरह से होता है कि हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 100 सीड। मैंने अभी कहा कि ओव्यूल से सीड बन रहा है, तो क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है कि 100 सीड बनाने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स लगेंगे, कितने मियोसिस लगेंगे। तो अभी इस प्रोसेस को अगर रिकॉल करते हो तो दो मेल गैमेट बने हैं एक पोलन ग्रेन से, मानो ये एक पोलन ग्रेन है। एक सीड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पोलन ग्रेन चाहिए, और उस एक पोलन ग्रेन से दो हैप्लॉइड मेल गैमेट बनेंगे। एक मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, उस मेगास्पोर मदर सेल से, देखो यहाँ पे पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन बन रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसमें 3 एंटीपोडल है, 2 पोलर न्यूक्लिया, सिनर्जिड, एक सेल, 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बन गया ये। अब पॉइंट यहां पे है जो आपको गौर करना है, ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और अगर समझ में ना आए या कंफ्यूजन हो तो लेक्चर देखते वक्त ही नीचे कमेंट में आपके डाउट पोस्ट कीजिएगा, मैं उस पर भी रिप्लाई देता हूं, या आपको व्हाट्सएप पे भी एक्सप्लेनेशन सेंड किए जाते हैं। तो यहां पे एक सीड बनाने के लिए एक पोलन ग्रेन और एक मेगास्पोर चाहिए। सवाल यह है कि 100 सीड बनाने के लिए मियोसिस कितने होंगे। तो हम लोगों को पोलन ग्रेन फॉर्मेशन और
मेगास्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस देखनी होगी। पोलन मदर सेल में मियोसिस होके 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, और ये 4 पोलन ग्रेन बन गए सपोज। और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके 4 मेगास्पोर तो बनते हैं, लेकिन चारों के चारों फंक्शनल नहीं रहते, उसमें से 3 डीजेनरेट होते हैं। मतलब इन फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन 1 मियोटिक डिवीजन, एक मियोसिस का रिजल्ट है 1 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है, बाकी 3 डीजेनरेट हो रहे हैं, और उस एक से एक फीमेल गैमेटोफाइट और उसके अंदर एक ही फीमेल गैमेट बन रहा है। वहीं पे पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो उसमें एक पोलन मदर सेल से 4 फंक्शनल पोलन ग्रेन बन रहे हैं, जिसमें से कोई भी डीजेनरेट नहीं हो रहा है, 4 फंक्शनल में पोलन ग्रेन बन रहे हैं। अब रहा सवाल 100 सीड का, तो 100 सीड के लिए 100 पोलन ग्रेन चाहिए और 100 मेगास्पोर चाहिए, 100 मेगास्पोर चाहिए। 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए चाहिए 25 मियोटिक डिविजन्स, क्योंकि एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, तो 25 मियोसिस से 100 पोलन ग्रेन बनेंगे। वहीं पे 100 मेगास्पोर बनाने के लिए, यहीं पे देख लीजिए, मैंने फिर बता रहा हूं मैं कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके 4 मेगास्पोर तो बनते हैं, लेकिन उसमें से 3 डीजेनरेट होते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे 100 मेगास्पोर बनाने के लिए 100 मियोटिक डिविजन्स लगेंगे। तो 100 सीड बनाने के लिए टोटल 125 मियोटिक डिवीजन लगेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको नोट करना है। इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सीड फॉर्म, ऐसा जो पूछते हैं, एक मिनट, नंबर ऑफ सीड्स फॉर्म इज इक्वल टू n plus n by 4, n plus n by 4, where n is number of seeds, n is number of seeds. So या फिर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा करेक्ट करके लिखता हूं मैं यहां पे कि नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स required to form n number of seeds. n number of seeds फॉर्म करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए, तो उसका ये फॉर्मूला है n plus n by 4। मतलब 10 सीड अगर पूछे जाए तो अब 10 को तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे कि 10 सीड मतलब 10 पोलन ग्रेन 10 मेगास्पोर। 10 पोलन ग्रेन के लिए अब थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली ऐसा पॉइंट में मियोसिस नहीं होता, 2.5 मियोसिस नहीं होता है, ऐसा हाफ या मतलब पॉइंट में मियोसिस नहीं होता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना हो तो 10 पोलन ग्रेन यानी 2.5 मियोसिस और 10 मेगास्पोर यानी 10 मेगा मियोसिस, तो इट इज 12.5। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि मियोटिक डिवीजन 60 सीड बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए, तो 60 plus 60 by 4, 60 by 4 तो कितने हो गए, 75 मियोटिक डिवीजन्स लगेंगे। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं। दूसरे कुछ इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछते प्लॉइडी लेवल्स। फर्टिलाइजेशन के बाद अलग अलग चीजों की प्लॉइडी याद रखना। गैमेट कोई भी हो, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, उसमें गैमेट्स में तो प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, जाइगोट की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होती है। अब मैं इस पे और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपको उन्होंने मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की प्लॉइडी दी रहती है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की प्लॉइडी दी हुई रहती है, और वो आपको एंडोस्पर्म, जाइगोट, सिनर्जिड, गैमेट की प्लॉइडी पूछते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पे एमसीक्यू कुछ ऐसे आते हैं कि सपोज हम सबको भी पता है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड है, मतलब ट्रिप्लॉइडी है। ट्रिप्लॉइडी में 2n यानी डिप्लॉइडी जो होती है वो फीमेल पेरेंट से आती है, क्योंकि वहां से 2 न्यूक्लिया आते हैं, 2 पोलर न्यूक्लिया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड, और एक n जो है वो मेल पेरेंट से आता है, यानी मेल गैमेट का होता है। सेकेंडली जाइगोट जो है, इस जाइगोट की डिप्लॉइडी कैसे है, हैप्लॉइड फ्रॉम
मेल एंड हैप्लॉइड फ्रॉम फीमेल। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि वो पूछते हैं आपसे कि सपोज एक फीमेल पेरेंट है या फीमेल प्लांट है जिसकी प्लॉइडी है 12N और मेल पेरेंट की प्लॉइडी है 12N, तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, यहां तक कई वो पूछते हैं एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी क्या होगी, सिनर्जिड्स की प्लॉइडी क्या होती है। तो आसान सी बात है, पहले हम निकालते हैं एंडोस्पर्म की। सिंपल सा ट्रिक है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है जिसमें से 2N फीमेल के है और 1N मेल का है, हैप्लॉइड मेल का है। तो मेल का अगर डिप्लॉइड 12N है तो उसका हैप्लॉइड क्या होगा, यहाँ पे डिप्लॉइड बताया गया है। तो अगर डिप्लॉइडी, सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर डिप्लॉइडी ऑफ फीमेल पेरेंट इज 12N एंड दैट ऑफ मेल पेरेंट इज 12N, तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी के लिए पहले हैप्लॉइडी निकाल लेते हैं। तो मेल की हैप्लॉइडी 6N होगी, फीमेल की हैप्लॉइडी 6N होगी, लेकिन फीमेल की हमें डिप्लॉइडी लेनी क्योंकि 3N होते हैं, ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म। तो डिप्लॉइडी उसकी 12N है, 12 प्लस ये मेल का हैप्लॉइड, तो 3N विल बी 18N will be the ploidy of endosperm। जाइगोट का क्या होगा, तो जाइगोट मेल का हैप्लॉइड और फीमेल का हैप्लॉइड, क्योंकि वो 2N है, तो 6 + 6 12N। सिनर्जिड्स का क्या होगा, तो सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस से बने हैं, लेकिन हैप्लॉइड ऑफ फीमेल तो उसका 6N होगा, एंटीपोडल का 6N होगा। थोड़ा सा वैल्यूज को बदल लेता हूं। दूसरा एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज प्लॉइडी ऑफ फीमेल इज 10N diploid of female parent is 12N diploid and that of male parent की है 20N। What will be the ploidy of alluron layer? ऐसा भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें alluron layer क्या होता है। तो alluron layer एंडोस्पर्म का बाहर का लेयर होता है, माने ये अगर एम्ब्रियो सैक है और वहां पे ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस बाद में डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बहुत सारे सेल बना लेते हैं और मैच्योर एंडोस्पर्म में एक बाहर से ऐसा प्रोटीनेशियस या प्रोटीन रिच कवरिंग बनता है, वहां पे न्यूट्रिटिव होता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। इस न्यूट्रिटिव कवरिंग को अल्यूरॉन लेयर कहते हैं। अब अल्यूरॉन लेयर एंडोस्पर्म का आउटर लेयर है। इस अल्यूरॉन लेयर के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में, सीड के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। अभी के लिए मैं सिर्फ इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं, बाकी एंडोस्पर्म, सीड, फ्रूट, अल्यूरॉन लेयर, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये सारी नेक्स्ट लेक्चर की बात है। तो अल्यूरॉन लेयर पूछा जाता है आपको, ऑब्वियस है कि अल्यूरॉन अगर एंडोस्पर्म के सेल से डिराइव हुआ है तो उसका प्लॉइडी भी ट्रिपल-N ही होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। फिर से बातें हुई, मतलब अल्यूरॉन पूछा जाए या एंडोस्पर्म पूछा जाए, फॉर्मूला वही कि फीमेल का डिप्लॉइड ले लेना है, तो फीमेल का डिप्लॉइड है 10N और मेल का हैप्लॉइड ले लेना है, तो मेल का अगर डिप्लॉइड 20 है तो हैप्लॉइड 10 होगा, तो एंडोस्पर्म का प्लॉइडी हुआ 20N। व्हाट अबाउट द जाइगोट का प्लॉइडी क्या होगा, तो जाइगोट में फीमेल का हैप्लॉइड और मेल का हैप्लॉइड, तो फीमेल का हैप्लॉइड 10 का आधा 5N और मेल का हैप्लॉइड क्या है 10N, तो 10 और 5 15N विल बी द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट की प्लॉइडी 15N होगी। सिनर्जिड इसके आधे कितने 5N, एंटीपोडल 5N, वहीं पे मेल गैमेट 10N क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं। तो ये सारे उसके प्रॉब्लम्स हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।